संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संसद के अंदर अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि भारत का संविधान हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी देगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने देश भर में भूचाल ला दिया है, या यूं कहें कि बवाल मचा दिया है। क्या है इसकी वजह, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल दिल्ली के दंगल में एबीसी यानी कि आप, बीजेपी और कांग्रेस ने संविधान सहित बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को चुनावी मुद्दा बना दिया है। बाबा साहेब के अपमान की कहानी सुनिए केजरीवाल की जुबानी। हमारे देश की संसद एक तरह से सबसे बड़ी पंचायत है इस देश की, जहां पे पूरे देश के लोग जाके बैठते हैं और देश की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। परसों शाम को 6:30 बजे के करीब हमारे देश की संसद में गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, अम्बेडकर ये कहना आजकल एक फैशन हो गया है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। ये शब्द तो अपने आप में बहुत पीड़ादायक थे, अपमान करने वाले थे। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले शब्द थे। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहा, जो टोन थी उनकी कहने की, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से उनमें नफरत भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना, हम कई बार हमारे कहने के लहजे में पता चल जाता है आदमी मजाक में बोल रहा है कि व्यंग्य कर रहा है कि दुख से बोल रहा है। लहजे में, उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब। देश के भर के नेताओं ने ट्वीट कर अमित शाह और बीजेपी को घेरा है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में धक्का मुक्की को लेकर मोदी सरकार पर साजिश का आरोप लगाया है। तो विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर, सरकार पर तमाम आरोप लगाया है। धक्का मुक्की मोदी सरकार की साजिश है, प्रियंका गांधी ने कहा। विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। तो आपको बता दें, बीजेपी सांसद नारंगी को जो धक्का है उसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोप सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी के धक्का देने की वजह से उनकी हालत ऐसी हुई है और अमित शाह के इस्तीफे पर कांग्रेस अड़ी हुई है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने अलग अलग नेताओं की इस पर आ रही हैं। तो विपक्ष के निशाने पर है गृह मंत्री अमित शाह। बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को। आइए आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर क्या कुछ कहा था। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। मान्यवर,
अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? करने की मान्यवर अभी एक फैशन होगा। कालकाजी विधानसभा सीट दिल्ली की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार कालकाजी विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। लेकिन चलिए जानते हैं कालकाजी सीट का इतिहास क्या है, क्या क्या बदलाव इस विधानसभा में हुए। देखिए हमारी इस पर स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज चल रही हैं। कालकाजी विधानसभा सीट दिल्ली की बहुचर्चित सीटों में से एक है। कालकाजी से विधायक दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना है। अतिशी मरलेना ने 2020 में यहां से शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने सबसे करीबी प्रत्याशी को 11,393 मतों से पराजित किया। धर्मवीर सिंह दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 44,504 वोट मिले थे। कांग्रेस यहाँ भी तीसरे नंबर पर सिमट कर रह गई थी। आपको बता दें, सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा को सिर्फ 4,965 वोट मिले। इस सीट पर 57.44% वोट पड़े और कुल 1,06,786 लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल 2020 में किया था। आइए आपको बताते हैं कालकाजी विधानसभा सीट का इतिहास क्या है। 2020 में आपकी अतिशी ने यहां पर चुनाव जीता था। अगर बात की जाए 2015 में, तो आपके अवतार सिंह कालकाजी से पहली बार विधायक बने थे। 2013 में बीजेपी के हरमीत सिंह को यहां से जीत मिली थी। 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा चुनाव जीते थे। 1993 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूर्णिमा सेठी यहां से चुनाव जीती थी। कालकाजी विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1,64,308 है। कालकाजी विधानसभा में 92,072 पुरुष मतदाता हैं और अगर महिला वोटर्स की संख्या की बात की जाए तो 72,236 महिला वोटर हैं। कालकाजी का विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण अलग अलग है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, तब से कालकाजी के हालातों में काफी सुधार हुआ है। कालकाजी विधानसभा के हालात पहले बहुत खराब थे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हालात दिन पर दिन ठीक होते जा रहे हैं। लोगों के कई मुद्दे पर काम किया गया है। यहाँ पर विधानसभा में होने वाले चुनावी दंगल काफी दिलचस्प देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा आतिशी द्वारा किए गए कामों पर कालकाजी की जनता क्या मोहर लगाती है। क्या विधानसभा की परीक्षा में पास करती है या फेल करती है, या किसी दूसरे को मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल ना कर पाने वाली कांग्रेस इस बार जोरदार वापसी की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली ही लिस्ट में अपना तेवर दिखा दिया। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अपने संजीदा और अनुभवी नेताओं को उतारा है, आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी
दिल्ली की 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद संदीप दीक्षित ने दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस की मदद के बिना आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। आम आदमी पार्टी पहले ही 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इसके बाद अब कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने भी 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस की लिस्ट के बाद लगभग तय हो गया है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से नाम का ऐलान होने के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, पार्टी का आभार, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। साथ ही संदीप दीक्षित ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत के इतिहास में सबसे घटिया काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। दिल्ली की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। इनके 10 साल के काम और शीला दीक्षित जी के 5 साल के काम भी गिनवा लें तो भी इनके काम उनके काम के आधे भी नहीं होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। संदीप दीक्षित गठबंधन को लेकर भी विरोध करते रहे हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन था, लेकिन दिल्ली चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ फ्रंट फुट पर है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतारा है। इस सीट से संदीप दीक्षित की मां और दिल्ली की 15 साल तक सीएम रही शीला दीक्षित 3 बार विधायक चुनी गई थी। केजरीवाल ने 2013 में शीला दीक्षित को शिकस्त देकर अपनी सियासी पारी का आगाज किया था और पहली बार दिल्ली के सीएम बने थे। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित के मैदान में उतरने से नई दिल्ली सीट का मुकाबला काफी रोचक हो गया है। संदीप दीक्षित शुरू से ही केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के सबसे मुखर चेहरा रहे हैं। अगर केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई आर पार की होगी। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने दिग्गज और अनुभवी नेताओं को दिल्ली के चुनावी दंगल में उतारा है, उससे एक तरफ मुकाबला रोचक बनता दिख रहा है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की सियासी टेंशन भी बढ़ सकती है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस के दांव से किसका खेल बनता है और किसका बिगड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।